हाँ बेटा, हम लोग ने किया था कि मीनिंग ऑफ एब्जॉर्प्शन। हमने मीनिंग ऑफ एब्जॉर्प्शन देखा था। अब मीनिंग ऑफ एब्जॉर्प्शन के बाद हमें ये देखना है कि मेथड्स ऑफ एब्जॉर्प्शन क्या होते हैं। एब्जॉर्प्शन का मतलब मैंने आपको बताया था कि आपके जो इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो रहे हैं, उन इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को अपने प्रोडक्ट पे, इनडायरेक्ट एक्सपेंस के खर्च को, एक्सपेंस को प्रोडक्ट के प्राइस में ऐड करने को ही एब्जॉर्प्शन कहा जाता है। ठीक है, तो मीनिंग ऑफ एब्जॉर्प्शन हमने देख लिया था। अब हम मेथड्स ऑफ एब्जॉर्प्शन देख लेते हैं। ठीक है, देखिए ये क्या है, 5 मेथड्स हैं आपके। इसे मैं छोटा कर देता हूं। ऐसा करते हैं, सबसे पहले हिंदी में दिखा देता हूं मैं। ठीक है, हिंदी में जूम करके दिखा दे रहा हूं। आप उसे क्या कर लोगे, पहले नोट कर लोगे। ठीक है, अगर किसी भी तरीके की कोई दिक्कत आएगी, एक चीज ध्यान रखिएगा। अभी हर एक मेथड, जैसे पहला हो गया प्रत्यक्ष सामग्री लागत विधि, इसका अपना एक फॉर्मूला है। वो फॉर्मूला अभी मैं दिखाऊंगा, तो आप ये नोट करेंगे और फिर फॉर्मूला उसके बाद नोट करेंगे। ठीक है ना, मैं ऐसा करता हूं, फॉर्मूला भी ओपन कर लेता हूं। हाँ बेटा, वहां पे जितने भी आपके हर एक मेथड है, हर एक मेथड का वहां पे थ्योरी दिया हुआ है और यहाँ पे क्या है, फॉर्मूला दिया हुआ है। ठीक, तो हमें हर मेथड के बाद एक फॉर्मूला अपना कंप्लीट कर लेना है। ये ध्यान रखिए, इसे क्या कर लो, आप स्क्रीनशॉट लेके रख लो। और जहां से ही आप थ्योरी लिख लोगे, जैसे ये प्रत्यक्ष सामग्री लागत है, इसका थ्योरी लिख लोगे, तो उसके बाद आप क्या करोगे, यहां से आप उसका फॉर्मूला लिख लोगे उसके नीचे। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को आप क्या कर लो, पहले स्क्रीनशॉट ले लो। ये आपके पूरे फॉर्मूले, हिंदी इंग्लिश सबके वालों के लिए। ठीक है, आई होप आपने ले लिया होगा। और हर मेथड के बाद आपको लिख लेना है, चाहे हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो। ठीक, अब हिंदी वालों को देखते हैं। ठीक है, हिंदी वाले जो बच्चे हैं वो अपना इसे क्या कर लें, स्क्रीनशॉट लेके कंप्लीट कर लें। ठीक है, आई होप कि हिंदी वाले ले लिए होंगे बच्चे। अब इंग्लिश वाला देख लेते हैं और यहीं पे एक्सप्लेन भी कर देते हैं। देखिए, पहला मेथड आपका क्या है, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट मेथड है। ठीक है, एब्जॉर्प्शन करने के अलग अलग मेथड है। सबसे पहला डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट मेथड। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट मेथड क्या होता है, यहाँ पे जो फैक्ट्री ओवरहेड होते हैं, फैक्ट्री के ओवरहेड होते हैं, उनको डायरेक्ट मटेरियल के हिसाब से क्या किया जाता है, अलग अलग डिपार्टमेंट्स में, यानी कि एब्जॉर्प्शन का काम किया जाता है। दूसरा है डायरेक्ट वेज मेथड। डायरेक्ट वेज मेथड में क्या हो जाता है कि आपका फैक्ट्री ओवरहेड और जो वेजेस होते हैं, जो वेजेस पे किए जा रहे हैं, ऊपर मटेरियल के हिसाब से हो रहा था, यहाँ पे फैक्ट्री में जो डायरेक्ट वेज पे किए जा रहे हैं, उसके बेसिस पे एब्जॉर्प्शन किया जाता है। मगर ये कहाँ पे ज्यादा सुटेबल होता है, ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे वर्कर्स ज्यादा यूज कर रहे हो, टेक्नोलॉजी ज्यादा यूज ना की जा रही हो, ऐसे वर्कर, ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे एक ही तरीके का काम किया जाता हो, है ना, वेज रेट में ज्यादा वेरिएशन ना हो, तो वहां पे ये क्या होता है, ज्यादा फायदेमंद होता है। और फिर उसके बाद ये कहाँ पे ज्यादा बेहतर नहीं होता है, ऐसी जगहों पे बेहतर नहीं होता जहाँ टेक्नोलॉजी ज्यादा यूज की जाती है। The rate of which happens same and reserve in this method। फिर यहाँ पे देखिए, इसका फॉर्मूला लिखा हुआ है। फैक्ट्री ओवरहेड जो रहेगा, आप क्या करोगे, उसे डायरेक्ट वेज से डिवाइड कर दोगे और इससे आपका क्या निकल जाएगा, रेट निकल जाएगा। फिर थर्ड है आपका डायरेक्ट लेबर आवर रेट, कि यानी जो एब्जॉर्प्शन का आप काम करेंगे वो कैसे करेंगे कि हर जो लेबर है
वो कितने घंटे लगा रहा है ना। लेबर आवर्स आर टेकन इनटू द टोटल आवर्स टेकन बाय द लेबर ऑफ द डिपार्टमेंट, की एक डिपार्टमेंट का लेबर कितने घंटा काम यानी टाइम ले रहा है काम करने के लिए, उन घंटों को बेस बना के हम क्या करते हैं, एब्जॉर्प्शन का काम करते हैं। नेक्स्ट प्राइम कॉस्ट मेथड है। प्राइम कॉस्ट यानी कि आपका जितने भी डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, ओवरहेड्स यानी अदर एक्सपेंसेस, इनको मिलाते हैं तो आपका क्या निकलता है, प्राइम कॉस्ट निकलता है। तो जब भी एब्जॉर्प्शन की बात आती है डिपार्टमेंट्स पे एब्जॉर्प्शन को, तो हम उसे किस मेथड पे डिवाइड करेंगे, प्राइम कॉस्ट के हिसाब से डिवाइड करेंगे। बोला यहाँ पे प्राइम कॉस्ट इज द एग्रीगेट ऑफ द डायरेक्ट मटेरियल एंड द डायरेक्ट लेबर। If the overhead of the department are divided by the prime cost of that department, we get the overhead rate। कि भाई अगर ओवरहेड जो है वो प्राइम कॉस्ट से आप डिवाइड करते हैं, आपका जो भी ओवरहेड है उसको प्राइम कॉस्ट से डिवाइड कर दीजिए तो आपको रेट पता चल जाएगा। पांचवा और लास्ट है आपका मशीन आवर रेट के हिसाब से एब्जॉर्प्शन करना। मशीन आवर रेट यानी एक मशीन कितने घंटे चल रही है, वो आवर कितना ले रही है, उसको बेसिस बना के आप रेट निकालते हैं। तो इसमें कुछ खास नहीं, ये सारी चीजें आप लिख लीजिएगा। आई विश कि आप यहाँ से हर एक टॉपिक खत्म होने के बाद उसके नीचे उसका क्या करेंगे, फॉर्मूला लिख देंगे। सेकंड वाला इसलिए नहीं लिखा हूं कि सेकंड वाला वहां पे अवेलेबल है, थर्ड का, फोर्थ का, फिफ्थ का और फर्स्ट का, ये सारे रेट यहाँ पे हैं, इनको हर टॉपिक के बाद लिख दीजिएगा वहां पे। इसके बाद अब स्टार्ट करते हैं आपका सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। अब बेटा ये, अच्छा ये कहां से आ गया, एक मिनट, पहले हिंदी में लिख लीजिए। नेक्स्ट है सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड क्या होता है, पहले हिंदी वाले बच्चे क्या करें, इसे नोट कर लें। देखो आपको पता है कि ओवरहेड क्या होता है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है। अच्छा पहले नोट कर लीजिए फिर बताता हूँ, इंग्लिश वाले में एक्सप्लेन करता हूँ। अब इंग्लिश वाले बच्चे यहां से नोट कर लें। हाँ तो हम बात कर रहे थे सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड के बारे में, यानी इनडायरेक्ट एक्सपेंस है ये। तो प्रोडक्शन खत्म होने के बाद जितने भी एक्सपेंस होते हैं, जब आपने प्रोडक्शन खत्म कर लिया और जितने भी एक्सपेंस हो रहे हैं इनडायरेक्ट वाले, उनको हम किसकी कैटेगरी में रखते हैं, सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड की कैटेगरी में रखते हैं। इसीलिए इनको आफ्टर प्रोडक्शन ओवरहेड या तो आफ्टर प्रोडक्शन कॉस्ट के तौर पे भी जाना जाता है। अब जब आप बात करते हैं सेलिंग कॉस्ट की, तो सेलिंग कॉस्ट में क्या आ जाता है, एडवर्टीजमेंट आ जाता है, फ्री गिफ्ट आ जाता है, सैंपल आ जाता है, शोरूम का एक्सपेंस आ जा रहा है, आप इसमें बैड डेट्स को भी इंक्लूड करेंगे। ठीक है, आपका सेलिंग एजेंट है उसको कमीशन दे रहे हैं, उसको भी इंक्लूड करेंगे, बैड डेट्स जरूर लिख लीजिएगा। फिर डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड क्या आ जाता है, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, यानी आपने प्रोडक्शन कर लिया है और सामान को गोदाम में रखा है, अब गोदाम में रखने से लेकर उसे भिजवाने तक अपने रिटेलर या कस्टमर तक जितने एक्सपेंस कर रहे हो आप, वट एवर द एक्सपेंसेस यू आर डूइंग एट दैट टाइम इज नोन एज द डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। वो क्या कहलाता है, डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड कहलाता है ना। जैसे यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल लिखा हुआ है, कैरेज इनवर्ड, इंश्योरेंस ऑफ द गुड्स इन ट्रांजिट, यानी जो सामान अभी रास्ते में ही है उसका जो इंश्योरेंस करवाते हैं वो भी इसी में आता है। तो इंश्योरेंस ऑफ द गुड्स इन ट्रांजिट का हो गया आपका, मेंटेनेंस ऑफ द डिलीवरी वैन हो गया, वेयर हाउस यानी गोदाम जो होता है उसका खर्च, ये सब किस में आ जाता है, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट में आ जाता है। अब ये जो डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड है, इसका एब्जॉर्प्शन कैसे होता है, सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड का एब्जॉर्प्शन करने का दो मेथड होते हैं। मैं इसे जूम कर दे रहा हूं, हिंदी वाले बच्चे क्या करेंगे, ऊपर से तो लिख ही लेंगे, इंग्लिश में हर एक मेथड का एग्जाम्पल दिया हुआ है,
तो हिंदी वाले बच्चे क्या करेंगे, उस एग्जाम्पल को भी हर मेथड के साथ लिख लेंगे जो नीचे दिया हुआ है। पहले हिंदी वाला दिखा देता हूँ। दो मेथड होता है आपका, एक परसेंटेज ऑफ सेलिंग प्राइस होता है जिसकी हेल्प से आप एब्जॉर्प्शन करते हैं, और एक होता है परसेंटेज ऑन द वर्क कॉस्ट जिसका आप क्या करते हैं, एब्जॉर्प्शन करते हैं। ठीक है, दोनों के मेथड्स हैं यहाँ पे। इंग्लिश में देख लीजिए। अब इंग्लिश से ही हिंदी वालों को क्या करना है, एग्जाम्पल भी लिखना है। यहाँ पे मेथड ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, पहला परसेंटेज ऑफ वर्क कॉस्ट, यानी कि आप क्या करते हो, सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड जो है उसको डिवाइड कर देते हैं वर्क कॉस्ट से। वर्क कॉस्ट कैसे निकलता है, प्राइम कॉस्ट में जब आप फैक्ट्री ओवरहेड को ऐड कर देते हैं तो आपका वर्क कॉस्ट निकलता है, हमने पहले पढ़ा था। और एग्जाम्पल भी साथ में लिखिएगा, क्यों, क्योंकि जब आपका एग्जामिनेशन होते हैं तो एग्जामिनेशन में अब ऐसे बोलेगा आपको कि आप इस चीज को लिखिए और एक एग्जाम्पल बना के उसे इलेबोरेट कीजिए। ठीक, फिर परसेंटेज ऑफ द सेलिंग प्राइस, परसेंटेज ऑफ सेलिंग प्राइस कैसे निकलता है, सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड को आप सेल्स से डिवाइड करते हैं और फिर उससे जो परसेंटेज निकलता है वो एब्जॉर्प्शन करने का आधार बनता है। देखिए ऑनलाइन क्लास रहती है, वहां पे सभी लोग अपने डाउट पूछते रहते हैं, तो वहां पे थोड़ा अच्छे बेहतर तरीके से चलता है। ऑफलाइन में क्या होता है कि केवल समझाने वाला ही काम हो पाता है, भाई डिस्क्राइब करने वाला। मैंने समझाया, किसी को डाउट हुआ उसने पूछा, तो फिर इलेबोरेशन ज्यादा बेहतर होता है। तो आई वुड ऑलवेज प्रिफर कि आप ऑनलाइन यानी जो क्लासेस होती हैं वो कीजिए। ये तो लास्ट का ऑप्शन है कि भाई सपोर्टिव तौर में आपको वीडियो भी अवेलेबल करवा दिया जाता है कि आपका नोट्स कंप्लीट हो जाए कम से कम। अब यहाँ से आगे चलते हैं, यहाँ से आगे चलते हैं और अब हेडिंग हम डालेंगे, एक मिनट। हाँ, अंडर एब्जॉर्प्शन और ओवर एब्जॉर्प्शन। न्यूनावशोषण, ऊपरी व्ययों का न्यूनावशोषण और ऊपरी व्ययों का अधिशोषण। पहले हिंदी वाला मैं दिखा देता हूँ, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ इसको। है ना, ये हिंदी वाले बच्चे पहले लिख लेंगे, अब इंग्लिश की बात है। और तो हिंदी वाले बच्चे जो एग्जाम्पल है ना उसे भी लिख लेंगे। ये देखिए यहाँ एग्जाम्पल दिया हुआ है, तो हिंदी वाले बच्चे यहाँ से एग्जाम्पल उठा के नीचे लिख लेंगे अपने हिंदी वाले में। ठीक है, आइए बात करते हैं कि ये एब्जॉर्प्शन हो, ये अंडर एब्जॉर्प्शन और ओवर एब्जॉर्प्शन होता क्या है। देखो जब भी आप कोई काम स्टार्ट करते हो बेटा, तो आप एक स्टैंडर्ड मानते हो कि इतना खर्चा होगा। कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हो तो आप पहले एक प्लानिंग करते हो कि इतना खर्च होगा, उसके हिसाब से पैसा इकट्ठा करते हो और उसका हिसाब से काम करना शुरू करते हो। उसी तरह एब्जॉर्प्शन का भी होता है कि आप पहले से एक प्लानिंग करते हैं, एक चीज को डिफाइन करते हैं। अगर जो एब्जॉर्प्शन आपका हुआ है, आपने जितना डिसाइड किया था उससे कम एब्जॉर्प्शन हुआ आपका, तो आप उसे क्या कहोगे, अंडर एब्जॉर्प्शन कहोगे। अगर आपने जितना सोचा था उससे ज्यादा आपका एब्जॉर्प्शन हुआ तो आप उसे क्या कहोगे, ओवर एब्जॉर्प्शन कहोगे। अब मैं पूछूं अगर आपसे एक क्वेश्चन कि अंडर एब्जॉर्प्शन फायदेमंद है कि ओवर एब्जॉर्प्शन का फायदा है, तो आप मेरे मन में पता नहीं क्यों लग रहा है आप कहोगे अंडर एब्जॉर्प्शन फायदेमंद है। नहीं, अंडर एब्जॉर्प्शन आपका नुकसान है। कैसे, समझिए। एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या होता है कि आप अपने खर्च को प्रोडक्ट पे रख के उससे रिटर्न कर ले रहे हो, यानी खर्चा निकलवा ले रहे हो। आपने 12,000 का खर्चा सोचा था और उसके बजाय आपने 10,000 ही रुपए क्या किए, वसूल कर पाए, अंडर एब्जॉर्प्शन हुआ। 10,000 आपको कहाँ निकालना था, आपको कहाँ 12,000 निकालना था, आप 10,000 ही कलेक्ट कर पाए अंडर एब्जॉर्प्शन की वजह से। तो 2,000 का क्या हुआ, आपका नुकसान हो गया, आप उसे नहीं रिटर्न कर पाए। अगर समझने में दिक्कत होगी तो मुझे कांटेक्ट कर लीजिए, कोई जरूरी नहीं कि मैं एक बार में बताया और उस हिसाब से आपको समझ में आ जाए। ऑनलाइन में यही होता है, जब क्लासेस होती हैं तो एक तरीके से बताया, नहीं समझ में आया तो फिर दूसरा, फिर तीसरा, जिस तरीके से आपको समझ में आ जाए। अब ओवर एब्जॉर्प्शन फायदेमंद हो जाता है कैसे, आपका खर्च हुआ है 10,000 मगर आपने 12,000 चार्ज किया प्रोडक्ट पे, तो 2,000 एक्स्ट्रा आपने निकाल लिया। तो ओवर एब्जॉर्प्शन की कंडीशन क्या हो जाती है, फायदे की सिचुएशन हो जाती है। ये नीचे एग्जाम्पल आप लिख लीजिएगा और यहाँ पे मैंने क्या लिखा, यहाँ पे डेफिनेशन है, उसे कलेक्ट कर लीजिए।
अब ये देख लेते हैं कि कॉजेस क्या होते हैं, रीजंस क्या होते हैं अंडर एब्जॉर्प्शन और ओवर एब्जॉर्प्शन की कारण क्या होते हैं। पहला कि आपने क्वांटिटी ही गलत सोच ली, आपने सोचा था 10,000 की क्वांटिटी और वो 8,000 या 12,000 उससे ऊपर और नीचे हो गया। तो क्वांटिटी गलत होने के हिसाब से भी रेट आप गलत निकाल देते हैं। दूसरा, रॉन्ग एस्टिमेट ऑफ ओवरहेड कॉस्ट। अभी आप पीछे एग्जांपल लिख रहे थे, ओवरहेड कॉस्ट आपने 5 रुपया डिसाइड किया था, वो 5 रुपया ही आपने गलत डिसाइड किया। उसका रेट, हर प्रोडक्ट पे कितना कॉस्ट होना चाहिए वही कॉस्ट ही आपने गलत सोच लिया, उससे ओवर और अंडर एब्जॉर्प्शन हो जाता है। कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज होती है जिसपे सीजन का इफेक्ट पड़ता है। सीजन का इफेक्ट मतलब जैसे वूलन चीजें बनाने वाली कंपनी होती है, गर्मी में उनके पास काम नहीं होता है, तो उस वजह से ओवर एब्जॉर्प्शन अंडर एब्जॉर्प्शन की सिचुएशन आती है। अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस मे बी इंकर्ड ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड। एक अकाउंटिंग पीरियड में अचानक से समझ लो आपका क्या हो गया, बहुत बड़ा लॉस हो गया। ठीक है, अचानक से पावर कट हो गया, बिजनेस में कोई एक्सीडेंट हो गया जिसकी वजह से आपका अचानक से कोई खर्च आ गया। तो उस अचानक से हुई खर्च की वजह से भी आपका ओवर एब्जॉर्प्शन और अंडर एब्जॉर्प्शन होता है। और फिर लास्ट है आपका, द कॉस्ट ऑफ एक्चुअल ओवरहेड इज डिफरेंट फ्रॉम द बजटेड ओवरहेड। आपने जितना सोच के रखा था उससे, आपने जो बजट बनाया था उससे एक्चुअल वाला क्या कर जाए, डिफर कर जाए, अलग हो जाए, तब अंडर और ओवर हो जाता है। और सबसे लास्ट कि आपने सही मेथड नहीं सेलेक्ट किया। अभी एब्जॉर्प्शन के 5 मेथड हमने पढ़े थे, है ना, मशीन रेट के हिसाब से, वर्क रेट के हिसाब से। अब आपकी कंपनी में मशीनों का ज्यादा यूज होता है और आपने वर्क रेट का सिस्टम अपना लिया, जो कि लेबर जहां ज्यादा होते वहां अपनाया जाता है। गलत मेथड अपना लिया तो आपका ओवर एब्जॉर्प्शन और अंडर एब्जॉर्प्शन क्या हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। तो ये 6 रीजंस हैं। फिर बात कर लेते हैं अब अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ ओवर और अंडर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड। अगर ओवर एब्जॉर्प्शन और अंडर एब्जॉर्प्शन हो जाते हैं तो उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हम कैसे करते हैं। पहला तो हम मान लेते कि हमारा नुकसान या फायदा हो गया, ठीक है। तो पहला हम उसे क्या कहते हैं, अगर मान लिया कि नुकसान और फायदा हो गया तो आप उसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कॉस्टिंग के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। अगर अंडर एब्जॉर्प्शन आपका होगा तो आप क्या करोगे, कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट करेंगे। अगर ओवर एब्जॉर्प्शन का सिचुएशन हो रहा है तो ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डीआर टू कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस ओवरहेड। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट याद कीजिए कि जितने भी एक्सपेंसेस होते थे आप डेबिट साइड में टू करके लिखते थे। तो अंडर एब्जॉर्प्शन में नुकसान होता है तो हमने टू ओवरहेड कंट्रोल लिखा। ओवर एब्जॉर्प्शन में फायदा होता है, फायदे वाली चीज क्या करते हैं, बाई करके लिखते हैं, बाई वाली चीज डेबिट होती है, तो ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू कॉस्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। नेक्स्ट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट आपका क्या होता है, आप अगले साल उसे ट्रांसफर करते हैं कि अगले साल मैनेज किया जाएगा। तो आप उसके लिए क्या करते हो, सस्पेंस अकाउंट ओपन करते हो। ठीक है, तो सस्पेंस अकाउंट ओपन करके उसको सही किया जाता है। और लास्ट का है आपका है आपका जो रेट है आप उसे मैनेज कर देते हो। समझ लो कि आपका क्या हो गया है, अंडर एब्जॉर्प्शन हो गया है। अंडर एब्जॉर्प्शन है तो आप क्या, जितने से कम हो रहा है उतना परसेंटेज वैल्यू आप क्या करोगे, बढ़ा दोगे। फिर समझिएगा, अंडर एब्जॉर्प्शन कम करके किया, जितने से कम हुआ उतना अमाउंट आप क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे। अगर आपका ओवर एब्जॉर्प्शन हुआ, जितने से अधिक हुआ है उतना परसेंटेज वैल्यू माइनस कर देंगे। तो प्लस और माइनस करके हम क्या कर सकते हैं, एडजस्टमेंट कर सकते हैं। ये तीसरा था आपका। ठीक है, थोड़ा जल्दी कंप्लीट किया हूं क्योंकि क्लासेस भी लेनी थी। तो अगर कोई डाउट होगा तो बेझिझक मुझसे पूछ लीजिएगा, कंफर्म कर लीजिएगा, कॉल करके, मैसेज करके, जैसे भी। चलिए, ओके, बाय।